हाँ जी, क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम गैसेस स्टेट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप देख रहे थे और उस लॉ को हमने क्या कहा था, बॉयल्स लॉ। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद गैसेस लॉज, ठीक है। और सबसे पहला जो लॉ यहाँ डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ एक्चुअली, चार्ल्स law is what? Charles law is pressure volume relationship. क्या है? pressure volume relationship. ठीक है, मैंने आपको कहा था दो में रिलेशन दोगे गैस पैरामीटर्स के तो तीसरी चीज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप क्या करो, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम लिख दिया, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। प्रेशर वॉल्यूम तो हम करते ही आए थे कल बॉयल्स लॉ में। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। हम क्या बात करेंगे, हम कहेंगे फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। क्या कहेंगे? फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। गैस के अमाउंट क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे। एट कांस्टेंट, अगर प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन दे रहे हो तो बेटा क्या प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन दे रहे हो तो कांस्टेंट चीज क्या रहनी चाहिए? वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So for a fixed amount of gas at constant volume, pressure of gas is directly proportional to the temperature at which gas is present. ठीक है, मतलब अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे, सपोज आपने क्या किया, इस बंद कमरे में, इस बंद कमरे की वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें कुछ गैस भरी हुई थी, उसका कुछ प्रेशर P था। आपने क्या किया, अब इस कमरे को गर्म करना शुरू कर दिया तो कमरे की वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, दीवारें छतें अपनी जगह पे ही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स में आपस में कोलिजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो जिस फोर्स से कंटेनर की वॉल्स को टकराएंगी वो फोर्स भी बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का प्रेशर बढ़ता है किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इस रिलेशनशिप को बेटा हम क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ। तो बेसिकली क्या कहा जा सकता है? P is proportional to T। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। P is equal to KT। इसका मतलब P by T is constant। इसका मतलब आप कह सकते हो at constant volume P1 by T1 will be equal to P2 by T2। at constant volume P1 by T1 will be equal to P2 by T2। It means P1 P2 is equal to P2 P1। very very important relationship, ठीक है। P1 into P2 is equal to P2 into T1, है ना। इसका मतलब अगर आप गैस का प्रेशर जितना बढ़ाओगे टेम्परेचर भी उतना बढ़ जाएगा। प्रेशर डबल कर दोगे तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, और अगर आपने प्रेशर जो है वो कम कर दिया तो टेम्परेचर भी उतना कम हो जाएगा। अगर मैं इस लॉ के ग्राफ्स में जाऊं तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैंने हर बार आपको बताया है कि केमिस्ट्री में जब भी आप टेम्परेचर को प्लॉट करोगे तो किस में प्लॉट करोगे? केल्विन्स में। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कुछ इस तरह का आपको लीनियर कर्व मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आपने ये प्रेशर, है ना, अगर ये प्रेशर जो है उसके अगेंस्ट ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में प्लॉट कर रखा है तो कुछ इंटरसेप्ट के साथ आपको ये ग्राफ मिलेगा। इंटरसेप्ट क्यों मिलेगा? इस टेम्परेचर, इस पॉइंट पे तो टेम्परेचर वाकई 0 हो गया। कितना हो गया? 0 केल्विन। लेकिन इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस। वास्तव में कितने केल्विन? 273 केल्विन्स। तो क्या इस पॉइंट में टेम्परेचर 0 हो गया जो प्रेशर भी 0 हो जाए? नहीं, इसलिए कुछ इंटरसेप्ट हुआ है। और जब आप इसको यूं ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो फाइनली जहां पर टेम्परेचर
बात समझ में आया? प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के किस स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? केल्विन स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जो है वो केल्विन स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जहां केल्विन्स में टेम्परेचर 0 होगा वहां प्रेशर भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन्स में 0 था तो प्रेशर भी क्या हो गया? 0। लेकिन यहाँ आपने टेम्परेचर किसमें प्लॉट किया है? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस के इस पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन्स में कितना है? 273 केल्विन्स। तो प्रेशर यहाँ पर 0 नहीं हुआ। प्रेशर कब 0 होगा? जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा। 0 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर? -273 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? अगर डिग्री सेल्सियस में प्लॉट करोगे तो कुछ इंटरसेप्ट के साथ लीनियरली वेरी करेगा, लेकिन अगर केल्विन्स में प्लॉट करोगे तो ओरिजिन से पास होता हुआ लीनियरली मूव करेगा। इज इट क्लियर? सो इन चार्ल्स लॉ वी हैव yet said कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट क्लियर? एंड P इज इक्वल टू KT। अब ये दोनों कर्व्स हमने प्लॉट किए हैं एट कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। किस कंडीशन पर प्लॉट किए बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन पे प्लॉट किए हैं। We have plotted these curves on the condition of constant volume. Constant volume की conditions को बेटा हम क्या कहते हैं? Isocores. बॉयल्स लॉ में हमने क्या बनाए थे? आइसोथर्म्स, क्योंकि टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था। अब इन दोनों कर्व की प्लॉटेशन इस कंडीशन के साथ की जा रही है कि वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इनको क्या कहा जाएगा? आइसोकोर्स, राइट? तो दोनों ग्राफ्स क्या हैं? दोनों ग्राफ्स हमारे लिए आइसोकोर्स है, राइट? अब दोनों ग्राफ्स अगर हमारे लिए आइसोकोर्स हैं तो एक चीज आप और देखें ग्राफ्स में, क्या कि अगर मैं ये प्रेशर और टेम्परेचर इन केल्विन के ग्राफ्स को, सपोज ये लाइन मैंने प्लॉट की एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1, मतलब जब मैं प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर रही थी तो इस लाइन के थ्रू आउट वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट था। वो कितना था? V1। फिर मैंने एक और वेरिएशन देखी टेम्परेचर और प्रेशर में, लेकिन इस बार किस वॉल्यूम पे? V2। एक और वेरिएशन देखी V3, एक और वेरिएशन देखी V4। मुझे रिलेशन बताना है V1, V2, V3 और V4 में कि कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है और कौन सा वॉल्यूम कम है। ठीक है? तो क्या करो, आप ऐसे नीचे आओ इस कर्व में, नीचे आओ। टेम्परेचर क्या है इस लाइन के अलोंग जो मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ किया? टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। मतलब जिस टेम्परेचर पर, जिस लाइन में प्रेशर ज्यादा है उस पॉइंट पर वॉल्यूम कम होगी। मतलब ऊपर से नीचे आने पर इस लाइन के अलोंग प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अगर मैं कहूँ V4 वॉल्यूम V1 के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है तो क्या ये कहना सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। तो जब आपको कांस्टेंट वाले पैरामीटर में ही रिलेशन देना पड़े कि V1, V2, V3, V4 में से कौन ज्यादा, तो आप क्या करो, ग्राफ में इस तरह से फ्लोटेशन करो कि ग्राफ जो x और y एक्सिस है दोनों में से एक एक्सिस का पैरामीटर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। आपने ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर ली जिससे टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। अब प्रेशर और वॉल्यूम में क्या निकाल लो? रिलेशन। आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर डाउनवर्ड्स जाने पर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी। तो V4 वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू V1, राइट? दिस इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से बेटा हम अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं चार्ल्स लॉ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, गैसेस लॉ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। फिर मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ बोर्ड पे, आप इसको अच्छे से पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, फिर सोल्यूशन को देखेंगे।
right? Question says at constant volume the pressure of the gaseous system was found to increase by 0.4% on increasing temperature by 1 degree Celsius. At constant volume, the pressure of gaseous system was found to increase by 0.4% on increasing temperature by 1 degree Celsius. Find out the initial temperature at which gas was present. Find out initial temperature at which gas was present. दोबारा से पढ़ती हूँ. At constant volume, the pressure of gaseous system was found to increase by 0.4% on increasing temperature by 1 degree Celsius. Find out the initial temperature at which gas was present. ठीक है. अब रिलेशन तो आपको पता है क्या कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आप कह सकते हो P1 by P2 is equal to T1 by T2 because P1 by P2 will be equal to T1 by T2, है ना. P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. P1 by P2 is equal to T1 by T2. आपको टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए ना, टेम्परेचर निकालना. आपको टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर को T रखो, फाइनल टेम्परेचर को क्या रखो T+1 या उसको T+273 अगर T डिग्री सेल्सियस में आपका तो आप उसको क्या लिखो T+273 और फाइनल टेम्परेचर को क्या लिखो T+274 क्योंकि वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है. और इधर प्रेशर में मैंने परसेंटेज दी हुई है तो आप इनिशियल प्रेशर क्या मान सकते हो 100. इनिशियल प्रेशर क्या मान सकते हो 100. इनिशियल प्रेशर 100 माना और फिर हमने कहा कि जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है 0.4% से इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब फाइनल प्रेशर क्या हो गया 100 प्लस 0.4 यानी कि फाइनल P2 क्या हो गया 100.04. ये P2 हो गया. P1 क्या हो गया 100. इनिशियल प्रेशर P1 मैंने क्या माना 100. फिर मैंने कहा प्रेशर में कितना इंक्रीज हो रहा है 0.04% का इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब अब फाइनल प्रेशर कितना हो गया 100 प्लस 0.4 100.4. T1 P2 बदल होगा. अब T1 जो भी है T2 उससे 1 डिग्री हायर है. यानी कि अगर आप इनिशियल टेम्परेचर T1 को T रखो तो फाइनल टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा T+1 है ना. अगर T आपका केल्विन है. अगर आप T डिग्री सेल्सियस में रख रहे हो तो T+273 तो T1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से 1 ज़्यादा है तो फाइनल टेम्परेचर को क्या लिखोगे T+274. सॉल्व करो किसके लिए T के लिए सॉल्व. दोबारा लिखती हूँ. ये तो हो जाएगा. हाँ जी. अकॉर्डिंग टू देखो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ P is proportional to T यानी कि P1 is proportional to T1 P2 is proportional to T2 P1 by P2 is equal to T1 by T2. If P1 is 100 P2 would be 100.4. If P1 is 100 then P2 would be 100.4. सही है. रेशियो ही लिया आपने. और T1 अगर T+273 है तो फाइनल टेम्परेचर इससे 1 और ज़्यादा है.
फाइनल टेम्परेचर इससे एक और ज़्यादा है, कितना है T + 274। सॉल्व करो और T की वैल्यू निकालो। इसमें हमने T तो वो टेम्परेचर है ना, आप 0 डिग्री सेल्सियस में था, ये थोड़ी कहा है कि जुलाई 273 ले लो। T क्या है? इनिशियल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज T? इनिशियल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करने के लिए मैंने उस T में क्या ऐड कर दिया? 273। नाउ फाइनल प्रेशर इज वन मोर देन दिस इनिशियल प्रेशर। सेल्सियस में दिया वो नहीं पता कि क्या है तो फाइंड करने के लिए हमने उसमें केल्विन ऐड, उसको केल्विन में कन्वर्ट करके रखा है, और T2 से एक ज़्यादा है तो मैंने क्या रखा है? T + 274। सो सॉल्व दिस टू हैव वैल्यू ऑफ T। हाँ जी बेटा, सोल्यूशन देखें इसका। तो उस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस इक्वेशन में मिलता है, और इसको जब हम T को एक साइड और नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, इट बिकम्स -0.4 T by 9.2। So T becomes -9.2 by 0.4. तो T was in degree Celsius there. तो -23 डिग्री सेल्सियस इज द इनिशियल टेम्परेचर अंडर द गिवन कंडीशंस। और अगर केल्विन्स में पूछा जाए तो -273 प्लस -23 प्लस 273। तो इस क्वेश्चन का इनिशियल टेम्परेचर अगर हमसे पूछा है डिग्री सेल्सियस में तो आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन्स में पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? 250 केल्विन्स। तो ये बेटा हमारा सबसे सेकंड लॉ था, दैट वाज चार्ल्स लॉ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रिलेशनशिप इज वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, एंड द लॉ इज नोन एज गैल-लुसैक्स लॉ। साइंटिस्ट हैं। हाँ जी, थर्ड गैसेस लॉ, गैल-लुसैक्स। ठीक है, थर्ड गैसेस लॉ, गैल-लुसैक्स लॉ। गैल-लुसैक्स लॉ इज कॉल्ड वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देना है बेटा तो क्या चीज कांस्टेंट रखोगे? प्रेशर। वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशनशिप देना है तो हम क्या रखेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure for a fixed amount of gas, at constant pressure for a fixed amount of gas। कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के फिक्स अमाउंट के लिए, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस हम क्या बता सकते हैं? हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, है ना। ये बात आपको विजुअलाइज भी होगी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस एक्सपैंड करेगी या गैस कंट्रैक्ट होगी? एक्सपैंड करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर कहा जाए गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इट इज वेल जस्टिफाइड कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वी कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के तो हम कह सकते हैं कि V/T क्या है? कांस्टेंट। V/T क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, हाँ जी बेटा, थोड़ा सा करेक्शन है। ये जो लॉ है दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज चार्ल्स लॉ। और जो इससे पहले हमने प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप पढ़ लिया है, करेक्ट है? प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप जो पढ़ लिया है दैट इज गैल-लुसैक्स लॉ। गैल-लुसैक्स लॉ, ये करेक्शन आपने करनी है बेटे। कंटेंट सारा सही पढ़ा है, लॉ का नाम उल्टा लिख
मिस्टेक। तो जो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है दैट इज गैल-लुसाइक्स लॉ, और जो वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है दैट इज चार्ल्स लॉ। इज इट क्लियर? तो ये करेक्शन है, एक ध्यान देना, कंटेंट बिल्कुल सही है। V/T क्या है बेटा? कांस्टेंट। V/T कांस्टेंट, तो V1/T1 विल बी इक्वल टू V2/T2। V1/T1 will be equal to V2/T2. Basically V1/V2 will be equal to T1/T2 and that will remain constant until the pressure of the system is not changed. ठीक है? तो फिर से देखो कि अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप देखते हो, टेम्परेचर केल्विन में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप देखते हो, टेम्परेचर किसमें है? केल्विन्स में। ठीक है? वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप देखते हो, टेम्परेचर किसमें है? केल्विन्स में, तब तो ओरिजिन से पास करेगा। और अगर मेरी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा ना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर 0 थोड़ी है, यहाँ पर कायदे से टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। वॉल्यूम 0 कब होगी? जब टेम्परेचर क्या होगा? 0 केल्विन्स। तो 0 केल्विन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 0 नहीं होगी। V T के प्रोपोर्शनल है। T केल्विन्स में प्लॉट किया फर्स्ट टर्म में, दूसरे टर्म में हमने प्लॉट किया T को किसमें? डिग्री सेल्सियस में। दोनों कर्व्स को बेटा, दोनों कर्व्स को मैं आइसोबार्स कह सकती हूँ, दोनों कर्व्स को आइसोबार्स कह सकते हैं। आइसोबार्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों कर्व्स को हमने किसमें प्लॉट किया है? वी हैव प्लॉटेड बोथ द कर्व्स एट सेम प्रेशर। तो बार किससे रिलेट कर रहा है? प्रेशर से रिलेट कर रहा है। तो हम इन दोनों कर्व्स को क्या कह रहे हैं? आइसोबार्स कह रहे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों कर्व्स को किस पर प्लॉट किया है? वी हैव प्लॉटेड बोथ दिस कर्व्स अंडर सेम प्रेशर। ठीक है? अब मान लो अगर मैं अलग अलग प्रेशर पर प्लॉट करूं, है ना, सपोज ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर। ये लाइन प्लॉट की मैंने प्रेशर P1 पर, ये लाइन प्लॉट की प्रेशर P2 पर, ये प्लॉट की P3 पर, और ये लाइन मैंने प्लॉट की P4। P1 P2 P3 P4, है ना? इस प्रेशर्स पर मैंने ये लाइन प्लॉट की। अब मुझे बताना है कि प्रेशर कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है ना? यही बताना है कौन सा प्रेशर ज़्यादा है और कौन सा प्रेशर कम है। तो इसको अगर हम यूँ देखें तो हमने टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ P1 से ज़्यादा है P2, P2 से ज़्यादा है P3 और P3 से ज़्यादा है क्या? P4, तो क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। P4 जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू P1, राइट? तो फिर से नेम करेक्शन याद रखना। वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप क्या है? चार्ल्स लॉ। और प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है? गैल-लुसाइक्स लॉ। इज इट क्लियर? ठीक है? प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप गैल-लुसाइक्स लॉ, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप चार्ल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ। ठीक है? तो हमने डिस्कस किया किस सीक्वेंस में? पहले हमने डिस्कस किया बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, फिर हमने डिस्कस किया है गैल-लुसाइक्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, और अब हमने डिस्कस किया है वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। इसके बाद एक और हाइपोथेसिस आती है जो हम डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है? थोड़ा सा हम मोल कंसेप्ट में भी पढ़ के आते हैं। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहती है? एट द कंडीशन ऑफ सेम
temperature and pressure at the condition of same temperature and pressure, सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे। तो एट द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसी कंडीशन जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर क्या आता है, सेम। तो उस केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस टेकन। ठीक है, इसका मतलब है V is proportional to M। भी प्रेशर टेम्परेचर सेम है, ठीक है। आप गैस के मोल्स बढ़ा दोगे तो गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। और अगर आपने मोल्स कम कर दिए तो गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगी। बात समझ में आ गया? प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आपने गैस को जिस प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे रखना है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आप जितनी ज्यादा गैस लोगे वो उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। V is proportional to M। एक मजेदार बात पता है क्या समझ आती है यहाँ से चलिए, for two different gases A and B, for two different gases A and B, आपके पास दो अलग अलग गैसेस है ना, आपके पास दो अलग अलग गैसेस है, एक है गैस A और दूसरी है गैस B, दो अलग अलग गैसेस हैं A और B, लेकिन दोनों को सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ले लिया, बट टेकन एट सेम T and T। दोनों को किस पे ले लिया आपने, सेम टेम्परेचर पे ले लिया। अलग अलग गैसेस थी लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर पे दोनों को सेम, मतलब मान लो जिस टेम्परेचर पे A को रखा है उसी टेम्परेचर पे B को रखा है, जिस प्रेशर पे B को रखा है उसी प्रेशर पे A को भी रखा है। ऐसे केस में सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B will occupy same volume, same number of A and B will occupy same volume। इसका मतलब क्या होगा, मान लो दो गैसेस थी, एक थी नाइट्रोजन एक थी ऑक्सीजन, दोनों को 25 डिग्री पे लिया, यानी दोनों को सेम टेम्परेचर पे लिया, दोनों को 1 atm प्रेशर पे रखा, सेम प्रेशर पे रखा। तो इस केस में अगर A का 1 मोल 10 लीटर वॉल्यूम रखता है तो B का 1 मोल भी कितनी वॉल्यूम रखेगा, 10 लीटर रखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं तो A हूं और वो तो B था। चाहे कोई भी गैस हो, अगर आपने उनको सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखा है और फिर आपने उनके मोल्स भी क्या ले लिए, सेम ले लिए, तो उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सी गैस ली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सपोज आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm पर N2 गैस के 10 मोल लिए और मान लो वो 10 मोल 20 लीटर वॉल्यूम रख रहे हैं, वो 10 मोल 20 लीटर वॉल्यूम रख रहे हैं, तो O2 गैस के 10 मोल भी कितनी वॉल्यूम रखेंगे, 20 लीटर, ठीक है, सेम वॉल्यूम रखेंगे। और अगर मान लो आपने 5 मोल ले लिए तो V/2 लीटर, ये आपने मोल्स हाफ कर दिए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैं तो O2 गैस हूँ वो तो N2 गैस है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गैस, है ना। तो इसका मतलब आप एक नोट लगा के लिख सकते हो, एट STP और NTP, एट STP और NTP। STP बच्चे क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट STP एंड NTP, STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब केमिस्ट्री में पता क्या होता है, 0 डिग्री से, कितना, 0 डिग्री से। हमको लगता है 25 डिग्री, 25 नहीं होता, कितना होता है 0। और प्रेशर कितना होता है 180। अगर मेंशन ना हो तो 0 लेना पड़ता है। वैसे कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, मान लो 25 का 25 हो सकता है,
सेम। यानी कि अब मैंने आपको टेम्परेचर और प्रेशर की क्या दे दी, वैल्यू दे दी। क्या दे दी? टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू दे दी। तो मैं आगे भी वैल्यू से बात करूंगी। एट एसटीपी एनटीपी 1 मोल ऑफ एवरी गैस, हर गैस का 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है? ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। याद रखना, किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल, चाहे दो गैसेस आधा आधा मोल करके 1 मोल बना रही हो, गैस के नेचर पर तो डिपेंड नहीं करता। 1 मोल गैस या 1 मोल गैसियस मिक्सचर एसटीपी एनटीपी पर कितनी वॉल्यूम रखता है? 22.4 लीटर। ये कहाँ से आया है? एवोगैड्रोस लॉ से आया है। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर आपने गैस को सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे रखा है तो एक गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उस गैस के मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपने उस गैस के मोल्स ज़्यादा ले रखे हैं तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी वो भी क्या करेंगी बेटे? ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। इज इट क्लियर? ठीक है। इसका मतलब बेटा अभी तक हमने जितने भी गैसियस लॉ डिस्कस किए हैं उनमें क्या क्या बातें डिस्कस की है मैं दोबारा बताती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ। क्या डिस्कस किया था? बॉयल्स। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था? P is inversely proportional to V। बॉयल्स। दूसरा लॉ क्या कह रहा था? दूसरा लॉ वाज गै-लुसैक्स लॉ। ठीक है, गै-लुसैक्स लॉ क्या कह रहा था? P is proportional to V। तीसरा लॉ हमने क्या पढ़ा था? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा था? V is proportional to V। अगर यानी कि ये तीनों लॉज किस पर लग रहे थे? ये तीनों लॉज लग रहे थे फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का मतलब आप गैस के मोल्स को वैरी यहाँ नहीं करवा रहे थे। यहाँ गैस के मोल्स क्या थे? फिक्स थे। तो फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ये तीनों चीजें लग रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, अगर मैं कहूँ फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस PV is proportional to T, तो क्या आप मानोगे? PV is proportional to T। T टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। T टेम्परेचर के डायरेक्टली, V टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। T टेम्परेचर के प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली है तो मल्टीप्लाई में गया तो PV T के प्रोपोर्शनल है। आप मानोगे? यानी कि आप क्या मानोगे कि फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए PV by T क्या रहता है? कांस्टेंट। ये अगर आपने गैस के अमाउंट चेंज नहीं की तो उस गैसियस सिस्टम के लिए आप प्रेशर कुछ भी चेंज कर दो, उससे वॉल्यूम टेम्परेचर का जो चेंज आएगा वो किस रिलेशन को ऑबे करेगा कि PV by T क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब अगर इनिशियल प्रेशर T1, इनिशियल वॉल्यूम V1 और इनिशियल टेम्परेचर T1 था और आपने कुछ चेंजेस कर दिए जिससे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। P1 V1 by T1 will be equal to P2 V2 by T2। Is it clear? This expression P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is known as combined gas law. What is it known as? It is known as combined gas law। राइट तो सभी इंडिविजुअल लॉज को जब हम फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंबाइंड गैस लॉ बन जाता है। और इसी कंबाइंड गैस लॉ के साथ आगे हम एक इक्वेशन पे काम करेंगे विच विल बी नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। वो कैसे आएगी इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक करेक्शन थी लेक्चर की स्टार्टिंग में ही, वो आप ज़रूर नोट कर लेना। गै-लुसैक्स लॉ हमने नाम गलत लिख दिया था,
तो चार्ल्स लॉ मैंने डिस्कस किया है शुरू में, वो चार्ल्स लॉ नहीं, एक्चुअली इसका नाम जे लुसेक्स लॉ है, सिर्फ हेडिंग चेंज करनी है, कंटेंट इज थ्रू आउट द सेम।